welcome. The topic now we are talking is respiratory failure. देखिए लंग्स का क्या काम है कि गैस एक्सचेंज कराना है, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है. दैट इज द फंक्शन ऑफ द lungs. And if they are unable to do so, that is called as respiratory failure. There are mainly two types of respiratory failure, but the further segregation is also done. So total we have 4 types, but main is 2 types of respiratory failure. देखिए पहले तो हम इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं दो, और फिर मैं आपको इसको टेक्निकल एस्पेक्ट भी समझा दूंगा कि ऐसा कैसे हुआ. पहले तो एमसीक्यू वाइज कैसे याद रखना है वो चीज समझ लें. दो गैसों का गैस एक्सचेंज होना है, ज्यादा एफर्ट लगता है ऑक्सीजन को अंदर लाने में. कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी बहुत इजीली बाहर चली जाती है. तो जब भी लंग्स में थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज होता है ना, तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है. तो वेदर इट इज टाइप 1 फेलियर और टाइप 2 फेलियर, ऑक्सीजन तो कम होना ही होना है, कम होना ही होना है. लेकिन टाइप 1 में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फिर भी समहाउ मैनेज कर रहा होता है, नॉर्मल रहता है. लेकिन टाइप 2 में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ने लग जाता है. इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है. अगर एक ही पैरामीटर खराब हो रहा है दैट इज टाइप 1. अगर दो पैरामीटर खराब हो रहे हैं, ऑक्सीजन भी खराब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी खराब हो गया, दैट इज टाइप 2. एक पैरामीटर खराब हुआ टाइप 1, दो पैरामीटर ऊपर नीचे हो गए टाइप 2. ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया. तो याद करना तो आसान हो गया. लेकिन अब पॉइंट ये कि ऐसा हुआ कैसे. तो टाइप 1 फेलियर जो होता है ये तब देखने को मिलता है व्हेन वी हैव सम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी. रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी जैसे कि न्यूमोनिया, ARDS, ब्रोंकियल अस्थमा. देखिए इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, RR बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है. तो पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेता है, हाइपर वेंटिलेट करता है. जब भी पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा ना, तो CO2 जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है और CO2 का वॉश आउट हो जाता है. तो इसलिए कभी कभी इनफैक्ट टाइप 1 में कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल भी हो सकता है और इनफैक्ट कम भी हो जाता है कभी कभी. सो टाइप 1 इज बेसिकली सीन व्हेनेवर द पेशेंट इज हाइपर वेंटिलेटिंग. हाइपर वेंटिलेशन के साथ एसोसिएट करता है. और हाइपर वेंटिलेशन हमें देखने को मिलता है जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है. सब में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, न्यूमोनिया, ARDS, ब्रोंकियल अस्थमा, जल्दी जल्दी सांस लेता है. लंग्स कॉम्प्रोमाइज है, ऑक्सीजन तो कम होना ही होना है. लंग्स कॉम्प्रोमाइज हुए, ऑक्सीजन कम होना है. हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. ऑक्सीजन तो कम होना ही है क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम है ना यार. न्यूमोनिया, ARDS, ब्रोंकियल अस्थमा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा. तो ये तो होना ही होना था. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नॉर्मल रहा या कम हो गया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेशेंट का RR जब भी बढ़ता है, RR जब भी बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वॉश आउट हो जाएगा और कम हो सकता है. इनफैक्ट नॉर्मल या कम हो सकता है. इसका उल्टा है टाइप 2. टाइप 2 हमें तब देखने को मिलता है जब भी पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करता है. हाइपोवेंटिलेशन मतलब कि वो सांस ही नहीं ले रहा है. तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पेशेंट सांस ही नहीं ले रहा है, हाइपोवेंटिलेट कैसे कर सकता है. हाइपोवेंटिलेट तब करता है, देखिए वेंटिलेशन के लिए हमें डायफ्राम चाहिए होता है. अगर डायफ्राम काम नहीं करे, इंटरकॉस्टल मसल्स काम नहीं करे तो पेशेंट सांस ही नहीं ले सकता है. डायफ्राम कैसे काम नहीं करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल डायफ्रैग्मेटिक पाल्सी हो गई. अगर डायफ्रैग्मेटिक पाल्सी हो जाएगी तो डायफ्राम काम ही नहीं करेगा, नहीं काम करेगा तो पेशेंट ब्रीथ ही नहीं करेगा, ना तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी. और जैसे कि न्यूरोपैरालिटिक स्नेक बाइट. न्यूरोपैरालिटिक में देयर इज गोइंग टू बी पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम. न्यूरोपैरालिटिक स्नेक बाइट, डायफ्राम का पैरालिसिस हो गया. मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस में रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस हो जाती है. देन गुलियन बारे सिंड्रोम, देन पोलियो. यू कैन सी दैट इन सारी कंडीशंस में क्या हो रहा है, बेसिकली पेशेंट इज हाइपोवेंटिलेटिंग, इज अनेबल टू ब्रीथ. वो सांस ही नहीं ले पा रहा है. नहीं ले पाएगा तो यार टाइप 2 होगा ना, ना तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाएगी. एक ही ऐसी एक्सेप्शन है, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन वेयर there is a respiratory problem, the patient is hyperventilating despite he will come under type 2, and that is acute exacerbation of COPD. इसको केवल एक एक्सेप्शन की तरह याद रख लो आप, बहुत दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ. तो देखिए कैसे याद रखना है हमें. टाइप 1 में एक ही पैरामीटर खराब होगा, ऑक्सीजन. टाइप 2 में दोनों पैरामीटर खराब. टाइप 1 देखने को मिलता है जब भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, जब भी पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है, टाइप 1. टाइप 2 विल बी सीन व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ, जैसे कि न्यूरोपैरालिटिक स्नेक बाइट, गुलियन बारे सिंड्रोम, पोलियो, मायस्थीनिया ग्रेविस. इन सारी कंडीशन में एक ऐसा रेस्पिरेटरी कंडीशन है जो टाइप 2 में आता है, एक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ COPD. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2. अब
देयर आर सम सब टाइप्स ऑल्सो, जैसे कि टाइप 3 एंड टाइप 4. Then we are having the type 3 respiratory failure. What is type 3 respiratory failure is कि होने के लिए तो ये टाइप 3 और टाइप 4 जो है ना, ये टाइप 2 के ही सब टाइप है. टाइप 2 के ही सब टाइप है मीन्स व्हाट, कि टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर में भी देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड. टाइप 4 में भी डिक्रीज इन द ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हो तो टाइप 2 जैसा ही रहा है, केवल और केवल etiology is different. What is the etiology is, if because of anesthesia दिया और उसकी वजह से पेरी ऑपरेटिव पीरियड में कभी कभी क्या होता है कि एनेस्थीसिया की वजह से डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, रेस्पिरेटरी कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाती है. तो एनेस्थीसिया की वजह से अगर रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, टाइप 2 फेलियर हो रहा है, तो उसको हमने बोल दिया टाइप 3, अगर एनेस्थीसिया की वजह से हुआ है पेरी ऑपरेटिव पीरियड में. इसी तरीके से टाइप 4 क्या होता है, अगर कोई पेशेंट शॉक में जा रहा है, मतलब कि हाइपोटेंशन हो रहा है, अगर हाइपोटेंशन होगा मीन्स देयर इज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा तो देयर इज डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई टू रेस्पिरेटरी मसल्स. डायफ्राम में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स के पास ब्लड नहीं जाएगा, तो मसल्स काम नहीं करेगी, डायफ्राम काम नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा. तो अगर हाइपोटेंशन की वजह से टाइप 2 फेलियर हो रहा है ना, अगर हाइपोटेंशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, अगर हाइपोटेंशन की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, अगर हाइपोटेंशन की वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 4. सो टाइप 3 और टाइप 4 जो है वो टाइप 2 जैसे ही होते हैं, बट ईटियोलॉजी अलग है. अगर एनेस्थीसिया की वजह से हुआ है पेरी ऑपरेटिव पीरियड में तो टाइप 3 बोल दिया, हाइपोटेंशन की वजह से हुआ तो टाइप 4 बोल दिया. राइट. एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देयर इज अ पेशेंट हु इज हैड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन था. उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम से कम हुआ, 60/40 हो गया, और उसके बाद देखा गया कि उसका ऑक्सीजन कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है. तो आप देखिए कि शॉक में था पेशेंट, और शॉक में होने के बाद ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है. अगर जब भी शॉक के बाद ऐसी प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर. So they give you the situation, then they ask you that which type of respiratory failure it is. It's a very simple, straightforward. 1 और 2 बहुत अच्छे से याद होना है. 1 में एक ही पैरामीटर खराब होगा ऑक्सीजन, 2 में दोनों हो जाएंगे. एंड 1 जो होता है वो हाइपरवेंटिलेशन मतलब कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ आता है. टाइप 2 जो होता है वो न्यूरोपैरालिटिक प्रॉब्लम्स के साथ आता है, जब पेशेंट सांस ही नहीं ले पाता है. देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, एक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ सीओपीडी व्हिच कम्स अंडर टाइप 2. टाइप 3 और टाइप 4 क्या होता है, अगर एनेस्थीसिया की वजह से टाइप 2 जैसे फीचर आ रहे हैं, दैट इज टाइप 3. अगर शॉक की वजह से टाइप 2 जैसे फीचर आ रहे हैं, दैट इज टाइप 4. राइट. थैंक यू.